हेलो स्टूडेंट, वापस आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा चैप्टर जो कि है स्टैंडर्ड 11। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी का। हम आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकेंड जो कि है बापू की कुटिया में। आज हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पर थोड़ी सी बात आज मैं आपको बता दूंगा बापू यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में। एक बहुत ही खूबसूरत से एक फिल्म आई थी जिसका नाम ही था गांधी, है ना। और उसको कम से कम 8 ऑस्कर अवार्ड मिले थे। एक बार जरूर देखिएगा। ये फिल्म के अंदर शुरुआत के अंदर जो डायलॉग है वो इतना बेहतरीन है जो इस प्रकार से है कि हजारों साल के बाद आने वाली नस्लें इस बात से मुश्किल से विश्वास करेगी कि एक हार्ड मांस से बना हुआ व्यक्ति जो धरती पे आया था और उसने हमें आजादी दिलाई थी। इस तरह से गांधी जी के बारे में अगर हमें देखना है, पढ़ना है, समझना है तो जरूर किताब का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और आज हम करने वाले हैं बापू की कुटिया यानी कि अहमदाबाद में आया हुआ साबरमती आश्रम और उसके अंदर के क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले बात करेंगे एमसीक्यू के बारे में। लेखक कहाँ बैठे थे तो उसका आंसर है पायताने पे। शेल्फ के ऊपर रखा पत्थर का टुकड़ा कैसा था तो उसका आंसर है ऊबड़ खाबड़। चिकने पत्थर के टुकड़े पर क्या लिखा हुआ था तो उसमें लिखा था प्रेम ही भगवान है। और बापू की कुटिया में कितने भाग थे तो उसमें टोटल 1, 2 और 3 भाग थे। अब इसके बाद बात हम करने वाले हैं दैट इज वन लाइन आंसर। लेखक ने विश्व वंद्य व्यक्ति किसे कहा है। ध्यान से, विश्व वंद्य, है ना, उस व्यक्ति किसे कहा है तो गांधी जी को लेखक ने विश्व वंद्य व्यक्ति कहा है। स्पेलिंग खास याद रखिएगा। बापू का बिस्तरा किन वस्तुओं से निर्मित था। बापू का बिस्तरा खजूर की चटाई, एक गद्दा और खादी, ये 3 चीजों से निर्मित यानी बनाया गया था। हिंदुत्व के नाम पर किसने अनर्थ किया था तो हिंदुत्व के नाम पर बापू के हत्यारे यानी कि नथुराम गॉडसे ने अनर्थ यानी खराब कार्य किया था। अंतिम दिनों में बापू की सेवा कौन कर रहा था तो अंतिम दिनों में बापू की सेवा राजकुमारी अमृत कौर कर रही थी। एंड क्वेश्चन नंबर 5, थक जाने पर बापू किसके सहारे बैठते थे तो थक जाने पर बापू बड़े तकिए के सहारे बैठते थे। तो ये थे हमारे वन लाइन आंसर। इसके बाद आपको याद रखना है वो है टू लाइन आंसर। और उसके अंदर क्या बात याद रखनी है, जब भी आप टू लाइन आंसर लिखिए तो हमेशा राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कर्ता, कृति और साहित्य प्रकार का नाम लिखने के बाद हमेशा आंसर लिखना चाहिए। प्रश्न नंबर 1 है, लेखक अपने आप को दुर्भागी यानी खराब नसीब वाले क्यों समझते हैं तो लेखक बापू के आदेश पर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। पढ़ाई छोड़कर अपना पूरा जीवन देश की आजादी के प्रति समर्पित कर दिया था और इसके लिए कई बार उन्हें अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। बापू के प्रति उसके मन में अपार श्रद्धा थी, पर बापू के जीवन काल में वो अपने आवास, उनके आवास पे पहुंचकर उसके कभी दर्शन नहीं कर पाए थे। इसके कारण से लेखक को लगता है ये मेरा सबसे खराब नसीब है ना, इसलिए उसको दुर्भागी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, लेखक ने गांधी जी के बिस्तरे को गौरवशाली क्यों कहा है। लेखक के अनुसार यूं तो गांधी जी का बिस्तरा खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर और उस पर खादी से ढककर बनाया गया था, पर इस सादगी में भी वो महान थे। कहते हैं ना कि बड़े बड़े रत्न जड़ित सिंहासनों पे बैठने से कोई महान नहीं बनता है, परंतु अपने कर्म करने से इंसान महान बनता है। इस तरह से एक सामान्य बिस्तर पे बिछा हुआ आदमी वो कैसे बड़ा, कैसे महान आदमी बन गया, वो इन दिनों, उन महीनों, उस वर्षों से आसीन करने का गौरव प्राप्त हुआ। इसके दर्शन को लोग तरसते हैं। लेखक ने उस जगह को देखा, इसलिए गांधी जी ने बिस्तरे को गौरवशाली समझते कि यहाँ पर बैठकर गांधी ने कितने सारे निर्णय कार्य किए थे। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है क्वेश्चन नंबर 3, वो है गांधी जी के शेल्फ में कौन कौन सी किताबें यानी पुस्तकें थी। गांधी जी का उदार विचारधारा, सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा रखने वाले एक महान पुरुष थे। उसके शेल्फ में अनेक प्रकार की तरह तरह की किताबें यानी पुस्तकें थी। उसमें थी रिफिकिंग की क्रिश्चियोनिटी, हजरत ईसा और ईसाई धर्म जैसी पुस्तकें भी थी। वही रामचरितमानस, गीता, अणिगीता ऐसी किताबें भी पढ़ी रहती थी। इसके अलावा स्वास्थ्य वृत्ति, आश्रम भजनावली और सार्थ गुजराती जोड़नी कोश यानी गुजराती को भी वो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इस तरह से अलग अलग स्वास्थ्य, भजन, गुजराती, ईसाई, ये सारे धर्म को ध्यान में रखकर रामचरित्र को मानकर हमेशा अलग अलग किताब पढ़ते रहते थे।
इसके बाद आपको याद रखना है क्वेश्चन, हे राम की स्मृति लेखक को किस कठोर चट्टान पर पटक दिया। बापू की कुटिया में लेखक अपनी कल्पना में बापू को अपने बिस्तर पर बैठे हुए यरवड़ा यानी कि यरवदा चक्र घुमाते हुए अन्य कार्यों करते हुए थे। तभी लेखक की नजर दीवार पर उभरे हुए हे राम शब्द पे पड़ती है। एकाएक उसकी कल्पना में उठकर ऐसी कठोर चट्टान पे पटक दिया जहां पर हे राम शब्द उन्हें बापू जी के उसके बीच में न होने का एहसास कराया, और उसे लगा कि बापू जैसे हमसे इस दुनिया से, हम समाज से छीन गए हो, ऐसा एहसास होने के कारण से ऐसा लगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बापू के तीन बंदर इशारे में क्या कह रहे थे। बापू जी के तीन बंदर इशारे से कह रहे थे, आंखें, कान और जबान ये बंद करके आत्मस्थ होकर यानी अपने आप को सही जगह पर रखकर हमेशा देखो, तो आपको सही जगह पर आपको ईश्वर या बापू दिख जाएंगे, है ना। इसके बाद आता है हमारे पास लॉन्ग आंसर यानी कि 5-6 पंक्ति में उत्तर दीजिए। इसके अंदर हमेशा 3 पार्ट में आपको आंसर लिखना है। पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, फिर मेन आंसर एंड लास्ट में क्वेश्चन को रिपीट करना है। क्वेश्चन क्या है, बापू की कुटिया में आकर लेखक अपना सौभाग्य क्यों मानते हैं। तो लेखक गांधी जी के जीवित रहने पर उसके साबरमती आश्रम नहीं आ पाए थे, वो उससे अपना दुर्भाग्य समझते हैं। उसके न रहने पर उसकी कुटिया में आने पर उसे लगता था कि यदि वो उन दिनों आते जिस समय यहाँ पर इस बिस्तर के ऊपर गांधी जी बैठते थे और उसको देख पाते तो कितना अच्छा होता। उस शांत, उस एकांत में, उस कुटिया में उसका इतना तादात्म्य स्थित करने का सुख मिलता था कि पता नहीं क्या होगा। उसके लिए उसने पायताने बैठकर उसने अपनी लेखनी का सार्थक प्रदान कर दिया, और जब वो न मिलता तो आज पाने का अवसर मिलने का लेखक स्वयं को, अपने आप को खूब ही बहुत ही अच्छे सौभाग्यशाली मानते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वो है, बापू के कमरे में लेखक को क्या क्या दिखाई देता है। तो बापू के कमरे में लेखक को बहुत सारी चीज दिखाई देती है, और उसके अंदर ऐसा लगता है जैसे बापू भी इस वस्तु के साथ में है। जैसे चटाई पर गद्दा डालकर उस खादी पर ढककर बनाए गए बापू के बिस्तर को देखा। बिस्तर में बापू का तकिया और तुलसी की माला, उसका प्रिय चरखा भी वहां पर था, बापू की घड़ी थी, बापू के पाँव में पहनने को कहते हैं ना खड़ाओ, वो भी वहां पर थे, कमरे की खुली हुई अलमारी और 3 बंदर, ये सारी चीजें वहां पर देखी। बापू का कमल दान जिसके अंदर लेखनी रखते थे, रद्दी कागज डालने के लिए रखा हुआ टोकरा, पीतल का थूकदान और एक स्टैंड जहां पर वो पेंसिल और कताई का सामान और कुटिया में रखते थे। तो ये सारी चीजें जो कि करीबन 8 से 10 है, आपको लिखना चाहिए अंडरलाइन के साथ, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वो क्या है, बापू के बिस्तरे में लेखक को क्यों महान मानता है। तो लेखक बापू की कुटिया में सादगी को देखकर मुग्ध हो गए। उसे लगता था जैसे ऋषि मुनि परंपरा तक ये सारी चीजें यहाँ पर है। बापू के बिस्तर में सादगी थी, उससे अभिभूत हो गए। उसे लगता था उसकी ये सादगी सचमुच है गांधी जी को महान बनाती है। रत्न जनित सिंहासनों पर बैठकर कोई महान व्यक्ति नहीं बनता है, उसके लिए एक सामान्य जगह पर भी बैठकर महान कार्य आप कर सकते हो। इसलिए ये सारी जगह पर देखकर लेखक अपने आप को गौरवान्वित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस बात की कल्पना लेखक को भावमुग्ध कर देती है। तो लेखक कुटी में बापू के कमरे में अनेक चटाइयां पड़ी देखते हैं। बापू ने मिलने के लिए देश विदेश से बहुत सारे लोग आते थे, और गांधी जी की ये जो बोलने की स्पीच है उसको कहते हैं अमृतवाणी, सुनते रहते थे। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े बड़े देश के महान लोग आते थे और यहाँ पर बैठते थे। इसके अलावा संसार के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, पत्रकार, साहित्यकार भी यहाँ पर आते थे, गांधी जी से वार्तालाप करते थे। इन्हीं पर लेखक अकेला बैठे हुए हैं। आज वो अपने आप को सौभाग्यपूर्ण समझते हैं कि ऐसे महान लोगों की जहां पर बैठने की जगह थी वहां पर खुद लेखक बैठे हुए हैं। अब इसके बाद जो आता है वो है आशय स्पष्ट करिए। आशय स्पष्ट करिए में हमेशा एक बात को याद रखना है कि आपको एक सेंटेंस दिया होता है, और उस सेंटेंस के पीछे क्या तात्पर्य है, क्या समझाना चाहते हैं, तो उसके अंदर आप इंट्रोडक्शन डाल सकते हो, और फिर वो डायलॉग किसने बोला, किसके सामने बोला और क्या उद्देश्य से बोला,
ये तीन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आप आशय स्पष्ट बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। जैसे यहां पर लिखा है कि आदमी का दुर्भाग्य कभी कभी सौभाग्य बन जाता है, तो इस बात को देखो हमने कितना अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आप इस बात को या यहाँ पर जो लिखा है आप इस हिसाब से भी लिख सकते हो या अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हो। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 एंड उसमें भी आशय स्पष्ट है, यदि सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को आप अपनी भाषा में भी अपने जीवन के अनुभव या ज्ञान भी इसके अंदर शेयर कर सकते हो, पर इसमें चैप्टर रिलेटेड बात आपको ज्यादा डालनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है आशय स्पष्ट कीजिए नंबर 3। झूठ शब्दों को निहित नहीं है, छल करने में ही है। चुप्पी साध कर भी झूठ बोला जा सकता है ना। इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से चैप्टर के अंदर बताया गया है और यहाँ पर हमने भी एक्सप्लेन किया है। आप उसको देखिए और अपनी भाषा में इसको जरूर लिखिएगा। ठीक है, और आता है नेक्स्ट आशय स्पष्ट, झूठ शब्दों में निहित होता है, छल करके भी चुप्पी साध सकता है। ये वापस से हमारा रिपीट हो चुका है। अब इसके बाद आता है एमसीक्यू। अपने बिस्तरे पर बैठे बापू अपने आप को घुमा रहे हैं, पर यरवड़ा चक्र वो घुमा रहे थे। बापू को समझने के लिए इस छोटे से शेल्फ को डैश ही रखा गया, भली बात ही देखने के लिए। इन्हीं चटाइयों पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति बैठकर बापू से सम्मुख निकलते थे, उसका पान करते थे। वो है वचनामृत, यानी गांधी जी की अच्छी वाणी को वचनामृत कहा गया है। अब बात करेंगे सामासिक शब्द यानी समास। आपके सामने कुछ प्रश्न रखे हैं, उसको डिसजॉइन करना है और फिर आपको उसको राइट आंसर देना है। ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं। चरण स्पर्श, तो चरण यानी पांव को स्पर्श करना। जब का को की रा रे री से आता है तो हमेशा षष्ठी तत्पुरुष होता है। कमल दान, तो कमल के लिए दान रखने का पात्र, इसको संप्रदान तत्पुरुष भी कह सकते हैं या आप इसको मध्यम परलोभी भी कह सकते हैं, जो कि गुजराती में आता है, हिंदी में नहीं आता है। रत्नों से जड़ित, जब से आता है तो तृतीय विभक्ति लगती है, यानी करण या तृतीय तत्पुरुष भी लिख सकते हो। उसके बाद है स्वर्ण सिंहासन। स्वर्ण यानी सोने से बनाया हुआ सिंहासन है, तो देखो यहां पर मध्यम परलोपी है, आप यहां पर संप्रदान भी लगा सकते हो, है ना। भाव मुग्ध, भाव से मुग्ध तत्पुरुष समास है। करण तत्पुरुष से जब भी आता है तत्पुरुष लिखना है पर करण के साथ। वचन रूपी अमृत कर्मधारय से, हमेशा रूपी से डिवीजन होता है तो आपको याद रखना है वो कर्मधारय समास होगा। अब देखते हैं प्रत्यय। देखो इस शब्द के अंदर पीछे जो वर्ड लगता है, हिंदू के पीछे क्या लगा है त्व, तो त्व इज अ प्रत्यय। अर्थ के पीछे क्या लगा है वाला, और साहित्य के पीछे इक लगा है, और स्वच्छ के पीछे ता लगा है, चटाई के पीछे या लगा है। तो ये जो सारे हमारे हैं त्व वाला इक और त और या, ये हमारे सारे क्या बन जाते हैं प्रत्यय बन जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आती है बारी, वो है वन वर्ड लाइन आंसर की। बापू ने अपने चरण धूलि को किससे पवित्र किया, तो उससे गांव को पवित्र किया, लेखक के गांव को। लेखक ने किस कहावत को सच बताया है, तो देर आए दुरुस्त आए, यानी कभी भी देखो गांधी जी के पास उस जगह पर जाना तो था, नहीं जा पाए उस समय, तो अभी तो गए, तो देर से आए पर आए तो सही जगह पर। गेरू यानी को था गेरुआ रंग, दीवार पर क्या लिखा था, तो लिखा था ओम और हे राम, ये दो शब्द लिखे थे। लेखक ने गांधी जी की लेखनी और जादू भरी क्यों कहा, क्योंकि उससे उसने कितने सारे प्राणों का उल्लेख किया था, है ना। और शेल्फ के दफ्ते पर कितनी सूक्ति थी, तो वहां पर काफी सारी लारिन की एक जो है उसकी एक सूक्ति लिखी गई थी। और चिकने पत्थर पर क्या लिखा था, तो लिखा था प्रेम ही भगवान है। बापू की कुटिया किससे बनी हुई थी, तो बांस, लकड़ी और खपरेल से बनी हुई थी। तो ये हो जाते हैं हमारे वन लाइन आंसर। अब इसके बाद आते हैं हमारे वापस से एक एमसीक्यू है जो बहुत ही सिंपल था। अब आते हैं व्याकरण यानी समानार्थी शब्द। कृतकृत्य यानी धन्य, खड़ाऊ पादुका, मिथ्या झूठ, एहसास अनुभव, उबड़ खाबड़ ऊंची नीची, कुटिया झोपड़ी, और ऑपोजिट वर्ड है यहाँ पर, वो है दुर्भाग्य सौभाग्य, जिंदगी मृत्यु, उचित अनुचित, प्रत्यक्ष परोक्ष, सफल असफल, सार्थक निरर्थक, निकट दूर, कठोरता कोमलता। और इसके बाद आता है हमारे प्रत्यय।
जब पीछे लगता है वो प्रत्यय है। इ, ता, इत, इरन, ज, कार, इक और इत, ये सारे हमारे प्रत्यय हैं। जबकि उपसर्ग आगे लगता है अन, यानी अन लगा के एक का अनेक किया, मृत का अमृत किया, तिथि का अतिथि किया, अर्थ का अनर्थ किया, भिन्न का अभिन्न किया और पलक का अपलक किया। तो हमारे ये सारे उपसर्ग हुए, है ना। तो इस तरह से व्याकरण वन लाइन आंसर के बाद हमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड भी इसमें मिले हैं। तो उसके शब्दार्थ में आपके लिए कलेक्ट कर रखे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, बहुत फायदा होगा चैप्टर को आसान बनाने के लिए। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।